हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेयांश क्लासेस में। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों की। इन प्रश्नों को करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आगामी परीक्षाओं में। इसमें से डेफिनेटली आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ता से, दूसरा ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया से, तीसरा ऑप्शन है अधिगम संस्थितियों से, चौथा ऑप्शन है दिए गए सभी विकल्प। तो जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है वो हमारा संबंधित होता है अधिगमकर्ता से भी होता है, अधिगम प्रक्रिया से भी होता है, अधिगम संस्थितियों से भी होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिए गए सभी विकल्प एकदम सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है अधिगम समायोजन है, दूसरा ऑप्शन है अधिगम सार्वभौमिक है, तीसरा ऑप्शन है अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है, चौथा ऑप्शन है अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। तो इसमें हमको गलत कथन बताना है। तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है अधिगम समायोजन है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा अधिगम होता है वो समायोजन होता है। अधिगम सार्वभौमिक है, बिल्कुल ये भी बात सही है, अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम का जो परिणाम होता है वो व्यवहार परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। ऑप्शन नंबर 1 है उपलब्धि की, ऑप्शन नंबर 2 अभिज्ञता की, ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तित्व की, ऑप्शन नंबर 4 अभिवृत्ति की। जो TAT परीक्षण किया जाता है वो उपलब्धि से नहीं होता, अभिज्ञता से नहीं होता, अभिवृत्ति से नहीं होता। जो TAT परीक्षण होता है वो हमारा व्यक्तित्व से संबंधित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, ये कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 कल्पना का नियम, ऑप्शन नंबर 2 प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 3 तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर 4 सापेक्षता का नियम। तो जो हमारे सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है और उसको सीख लिया जाता है, तो ये हमारे प्रभाव के नियम की बात करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर 2 है अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर 3 है बुद्धि, ऑप्शन नंबर 4 है अभिक्षमता। तो बेसल आयु जो है व्यक्तित्व संबंधित नहीं होती, ना ही अभिवृत्ति से होती है, ना ही अभिक्षमता से होती है। तो ये जो होती है वो हमारी बुद्धि से संबंधित होती है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धि लब्धि के परिकलन का सूत्र, IQ का सूत्र क्या होगा? पहला ऑप्शन है CA/MA इंटू 100, दूसरा ऑप्शन है MA/CA इंटू 100, ऑप्शन नंबर 3 CA/100 इंटू MA, ऑप्शन नंबर 4 100/MA इंटू CA। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MA/CA इंटू 100। MA मतलब मानसिक आयु, CA मतलब करंट आयु इंटू 100। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, MA/CA इंटू 100। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रोर्शा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 5 काले तथा 5 रंगीन कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 10 काले तथा 10 सफ़ेद कार्ड, ऑप्शन नंबर 3 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड, ऑप्शन नंबर 4 10 बहुरंगी कार्ड। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। अगला प्रश्न है, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता हैं। पहला ऑप्शन हल, दूसरा ऑप्शन फ्राइड, तीसरा ऑप्शन मैस्लो, चौथा ऑप्शन कैप्सन। तो प्रेरणा प्रबलन हास के सिद्धांत के प्रदाता कैप्सन नहीं है, मैस्लो नहीं है, फ्राइड नहीं है। तो इसके ऑप्शन नंबर 1 हल इस जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, इसका IQ क्या होगा? तो इसको हमें सूत्र में रख के निकालना पड़ेगा। मानसिक आयु MA/CA जो आगे एक प्रश्न आया था, बिल्कुल उसी फॉर्मूला में हमको रख के इसका आंसर निकालना है। तो MA क्या है 16, CA क्या है 25 × 100। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 64। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसीलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के डैश में परिवर्तन लाना चाहती है। शिक्षा बालक में किस में परिवर्तन लाना चाहती है? ऑप्शन नंबर 1 चेतना में, ऑप्शन नंबर 2 आत्मा में, ऑप्शन नंबर 3 मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर 4 व्यवहार में। तो जो शिक्षा है वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? पहला ऑप्शन व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नता, दूसरा ऑप्शन सामाजिक विभिन्नता, तीसरा ऑप्शन वैयक्तिक विभिन्नता, चौथा ऑप्शन चारित्रिक विभिन्नता। तो जो है इसमें पहला ऑप्शन नहीं, गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर नंबर 3 व्यक्तिगत विभिन्नता, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? पहला ऑप्शन अधिगम का साइन सिद्धांत टॉलमैन ने दिया, दूसरा अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन, तीसरा ऑप्शन सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर, चौथा ऑप्शन प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो इसका जो हमें गलत युग्म बताना है, तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, चौथा ऑप्शन भी सही है। इसमें सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर ये हमारा गलत है। तो इसका आंसर नंबर जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन वातावरण, तीसरा ऑप्शन केवल वंशानुक्रम, चौथा ऑप्शन वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। तो क्या बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को सिर्फ वंशानुक्रम प्रभावित करते हैं? नहीं। सिर्फ वातावरण करता है? नहीं। केवल वंशानुक्रम करता है? नहीं। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम कौन सा है? पहला ऑप्शन है सादृश्य का नियम, दूसरा ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तीसरा ऑप्शन है आत्मीकरण का नियम, चौथा ऑप्शन है मनोवृत्ति का नियम। तो इसमें जो है प्राथमिक नियम जो है अभ्यास का नियम होता है। थॉर्नडाइक का जो प्राथमिक नियम है उसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 अभ्यास का नियम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है यह संतुलन प्रदान करता है, दूसरा ऑप्शन यह समस्या का समाधान करता है, तीसरा ऑप्शन यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, चौथा ऑप्शन समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो इसमें जो है हमारा ये सारे सही हैं। यह संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल करता है, समस्या का समाधान भी करता है, और अगर समायोजन नहीं होगा तो व्यक्ति तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिरा रहेगा, ये भी सही है। तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सृजनात्मकता की विशेषता होती है। पहला ऑप्शन है मौलिकता, दूसरा ऑप्शन है प्रभावशीलता, तीसरा ऑप्शन है लचीलापन, चौथा ऑप्शन है दिए गए सभी विकल्प। तो इसमें जो है सृजनात्मकता की ये तीनों ही विशेषता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। पहला ऑप्शन स्वयं के ज्ञान और तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, दूसरा ऑप्शन बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, तीसरा ऑप्शन है दोनों, या चौथा ऑप्शन है दोनों नहीं। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों सही। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं। पहला ऑप्शन है आक्रामक, दूसरा ऑप्शन है संगठित, तीसरा ऑप्शन है संगत, चौथा ऑप्शन है निम्न उपलब्धि वाले। तो अगर अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे होंगे, क्या वो आक्रामक होंगे? नहीं। संगठित होंगे? नहीं। संगत होंगे? नहीं। तो जो होंगे ये होंगे निम्न उपलब्धि वाले। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है।
मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? पाठ्यचर्या केंद्रित बना दिया है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन शिक्षक केंद्रित, तीसरा ऑप्शन बाल केंद्रित, चौथा ऑप्शन विषय केंद्रित। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को जो बनाया है वो बनाया है बाल केंद्रित। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 120, तीसरा ऑप्शन है 200, चौथा ऑप्शन है 150। तो गिलफोर्ड ने सबसे पहले जो प्रारंभ में जो तत्व लिए थे वो लिए थे 120। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय, तब तक के लिए।